हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का जो कि चैप्टर 1 है और जो कि चैप्टर का नाम है जो कि फ्रांसीसी क्रांति है। ठीक है, जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, और साथ में कॉपी और पेन जरूर निकालें और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्सन भी बोलूँगा, आप लिखते जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो कि टोटल 6 पार्ट हैं, तो हर एक वीडियो में जो कि एक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सन 1774 में बुर्बो राजमहल लुईस सोलवा जो कि फ्रांस की गद्दी पर आसानी हुआ। तो उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका उनका विवाह जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एनाथेन से हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुईस सोलवा कौन था, ये जो कि कहाँ से ये बिलोंग करता था। ठीक है, और ये जो कि गद्दी पर ये कब बैठा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुईस सोलवा गद्दी पर कब बैठे थे, कौन से साल में बैठे थे। ठीक है, याद रखेंगे 1774 में। ठीक है, और उसके बाद जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उनकी उम्र कितनी थी, लिखते चलेंगे। ये उनकी उम्र जो कि 20 साल की थी। ठीक है, और उनकी शादी किनके साथ हुई थी, तो लिखेंगे उनकी उनकी विवाह जो कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी मेरी एनाथोन से हुआ था। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजौन के समय उसने रात को खाली पाया। लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के बीच वित्तीय संसाधन सब नष्ट हो चुके थे। ठीक है, अब है कि राजौन जो कि आप युद्ध करेंगे, किसी के साथ लड़ेंगे, तो जो कि लड़ते लड़ते युद्ध करते हैं, जो कि राजा का लुई सोलवा था उसके पास जो कि पैसे मुद्रा जो बोलते हैं उनके पास समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कि वारसे के विशाल महल और राजद्वार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ जो कि अलग से था। ठीक है, जैसे आप रखोगे गार्ड वार्ड रखते हैं, जैसे महल हो गया, फिर नौकरों को पैसे देने हैं, ये देने हैं, युद्ध लड़ने हैं, ये लगने हैं, तो उन पर जो कि कर्ज चढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लुई सोलवा जो कि शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन आजाद कराने की सहायता दी। ठीक है, और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर जो कि 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज जो कि चढ़ गया, जबकि जबकि उससे पहले ही 2 अरब लिब्रे बोझ पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, और सरकार के राजदत्ता और 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। ठीक है, तो जो कि यहाँ से इतने के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस इससे जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लुई सोल्बा है, जब राजगद्दी पर वो बैठे थे तो अपना वो राजकोष क्यों खाली पाया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो कि कॉपी में नोट डाउन लिखे। ठीक है, जब लुई सोल्बा जब राजगद्दी पर बैठा था तो वो अपने राजकोष क्यों खाली पाया था। ठीक है, तो चलिए इसके भी जान लेते हैं। एक सेकंड, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर पहला पॉइंट लॉकडाउन करेंगे। ठीक है, मार्क लिखते चलेंगे कॉपी में। राजौन के समय जो कि उसने राजकोष खाली पाया, लेकिन लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, लिखते चलेंगे। फिर अगला है, वारसे के विशाल महल और राजद्वार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ जो कि अलग से था। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, फिर लुई सोल्वा ने शासक फ्रांस जो कि 13 उपनिवेश को शत्रु के ब्रिटेन ज्यादा याद वो आजाद कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। ये हो गया, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पहला पॉइंट। फिर बारसे से लेकर आप लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ तक ये हो गया दूसरा पॉइंट यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ से तीसरा, लुई सोलवा से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 10 अरब लिबरे कर्जे जो कि बहुत बढ़ गया, यहाँ तक। ये हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, लिखते चलेंगे कॉपी में। और उसके बाद फिर एक यहाँ से लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5 पॉइंट। 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वहाँ का देखते हैं, अब वहाँ का जो कि समाज कैसा था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में जो कि फ्रांसीसी समाज जो कि 3 स्टेट में बटा था, उसका केवल तीसरे स्टेट को ही लोग जनसत्ता अदा करते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, कॉपी में लिखना कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस कितने स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, और जो कि फ्रांसीसी समाज में जो कि 18वीं शताब्दी में जो कि तीसरे स्टेट में बटा था, तो कर कौन देता था। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरे स्टेट के लोग देते थे, जो मजदूर और नौकर जो आते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे बार में विजाति फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन संपाति व्यवस्था अंग था, जो कि प्राचीन राजतंत्र से प्रयुक्त समानता एवं सन 1789 से पहले ही फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, सिर्फ फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था दर्शाते थे। पूरी आबादी में जो कि लगभग 90% जो कि किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन कुलीनों के चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों लोग अधिकार था। ठीक है, अभी इसे जान लेते हैं। प्रथम प्रथम स्टेट, द्वितीय कुलीन वर्ग एवं दूसरी पारगी वर्ग कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और जो कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार जो कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेष अधिकार थे। वह किसानों से समानती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में रख रखाव, सेनाएं अथवा सड़कों का निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए ही बाध्य थे। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के बारे में तीनों जानकारी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये है जो 3 स्टेट। ठीक है, प्रथम याद रखना, प्रथम स्टेट में कौन आता था, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आता था, कुलीन वर्ग आते थे। तीसरे स्टेट में बहुत लोग आते थे, व्यवसायी, बड़े व्यवसायी, अदाली, कर्मचारी, हिल आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमि मजदूर, नौकर। ठीक है, ये सब आते थे। ठीक है, पादरी वर्ग जो हो गया, जो चर्च के लोग, कुलीन वर्ग जो कि अमीरों वाले हो गया, तीसरे वर्ग जो कि गरीब मजदूर लोग आते थे। ठीक है, इसमें से ये भी ध्यान रखना कि तीसरे स्टेट में जो कि कुछ अमीर लोग भी थे। ठीक है, जैसे बड़े व्यवसायी हो गया, अदालत हो गया, ठीक है, वकील हो गए, सब बड़े अमीर भी लोग थे थोड़े बहुत। ठीक है, अब जो कि अब इस टॉपिक पे आते हैं कि फ्रांसीसी समाज में दर्शाए पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की बहुत संख्या कम थी, जो कि 60%। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और कूलिंग चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोग अधिकार था। प्रथम स्टेट जो कि कूलिंग वर्ग, आगे मैं बताया था, पादी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष राज्य में दिए जाने वाले करों से छूट, कूलिंग वर्ग के कुछ अन्य समानती व्यवस्था हासिल थे, व किसानों के समानती व कर वसूलते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समानती व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में आप लिख देंगे कि राज्य जो मतलब कि जो मंत्री है वो हमसे सेवा करवाएगा, सब्जी लेगा, खेत में उगाएगा, ये कराएगा, तो वो सब ले लेगा और कुछ देगा भी नहीं हमें। यही है, तो इसका जो कि शॉर्ट फॉर्म आप लिख लेंगे कि जमीन के बदली सेवा देना। ठीक है, पूछा जाएगा कि समानती व्यवस्था क्या है, तो जमीन के बदले सेवा देना, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला। इसमें अब जो कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो कि जन्म से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, एक सेकेंड, दो स्टेट, दूसरे स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। इनमें से जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राजस्व दिए जाने वाले करों से छूट। ठीक है, और कुलीन वर्ग कुछ अन्य समानती व्यवस्था हासिल थे, जैसे किसानों से समानती कर वसूलते थे। किसानों अपने स्वामी की सेवा और घरों एवं खेतों में काम करना, अन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण करना आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, इन दोनों को विशेष अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, और इससे जो कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तीनों स्टेट में अंतर बताओ। पूछेगा कि पादरी वर्ग में बताओ, कूलिंग वर्ग में बताओ, और तीसरे स्टेट में बताओ, इन तीनों में अंतर बताओ। ठीक है, तो इसको भी हम बता देते हैं क्या क्या लिखेंगे आप।
पहला आप यही लिखेंगे कि ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पादरी वर्ग के बारे में। ठीक है, पादरी वर्ग पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में पहले आते थे पादरी वर्ग। पादरी वर्ग के बारे में लिखते हैं कि पादरी वर्ग में जो कि चर्च के लोग होते थे, पहला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, और पादरी वर्ग को जो कि जन्म से अधिकार को जो कि छूट था। ठीक है, ये हो गया। अब द्वितीय स्टेट के बारे में, कूलिंग वर्ग के बारे में बताते हैं। द्वितीय स्टेट जो कि कूलिंग वर्ग में जो कि अमीर लोग आते थे। ठीक है, ये लिखेंगे। इसमें भी जो कि जन्म से इनका अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और ठीक है, और कुली वर्ग का जो कि तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे कि कुली वर्ग को कुछ सामान्य विशेष अधिकार थे। वह किसानों की समानती व वसूल कर वसूलते थे। किसानों ने अपने स्वामी की सेवा के घर एवं खेतों में काम करना, अन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, ये लिख लेंगे। तो 3 पॉइंट हो गए इसके भी। ठीक है, थर्ड लिखेंगे छोटे किसान भूमिहीन। ठीक है, तो तीसरे स्टेट में क्या आते थे, ये गरीब लोग आते थे। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो कि कुछ अमीर है कुछ गरीब भी है। तो तीसरे स्टेट में जो कि आप ये लिख लेंगे, ये सारी पूरी लिस्ट बना देंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये लिख देंगे कि इन्हें जो कि जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, जो कि इन्हें कूली मन इन्हें खेतों में काम करवाते थे और इन्हें कुछ भी नहीं देते थे। ठीक है गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते ही चलना है। ठीक है, एक चीज और लिखते चलेंगे कि अ, जो पादरी वर्ग थे प्रथम स्टेट थे, जो कि एक चीज और लेते थे किसानों को, जो कि एक हिस्सा जो ताइद लेते थे। ठीक है, धार्मिक कर कहते थे। ठीक है, ये आप कल लिख लेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट डाल लेंगे साथ में। अब अगला क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि ताइद और टाइल में क्या अंतर है। ठीक है, तो चर्च में यहाँ से लिखेंगे टाइद जो कि धार्मिक कर है। ठीक है, इतना लिखेंगे, ये हो गया। और रूप वसूलते। और तीसरे स्टेज में जो कि तमाम लोग सरकार जो कि चुनाव होता था और इसे टाइल प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो इसका अंतर मैं बता दूं। ठीक है, तो टाइल को जो कि हम धार्मिक कर कहते हैं। ठीक है, और टाइल को कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये हो गया, यही अंतर है। ठीक है, और जो कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जो कि नमक तांबू जैसी रोजाना उपयोग वस्तुएं लगाया जाता है, उसे इस प्रकार वित्तीय कामकाज बोझ के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं छिपा हुआ कर। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं। जैसे जीएस देखते हैं, जैसे कि वो दुकान में बिस्किट लेने के लिए भी जाते हैं, तो उसमें देखिए जो कि 5 रुपए का चीज होता है, लेकिन वो टैक्स पहले दिया आता है, जो कि हम 4 रुपए में वो लोग खरीदते हैं, यहाँ बेचते हैं 5 रुपए में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कोई नए शब्द। ठीक है, अब कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिब्रे क्या है। क्वेश्चन में लॉक डाउन करें कॉपी में कि लिब्रे वहाँ क्या है। लिब्रे वहाँ की जो कि करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे बना कि लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया। लिब्रे जो कि वहाँ की करेंसी है, मुद्रा बोलते हैं हिंदी में, और जो कि 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप लिखते चलेंगे कॉपी में। अब स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज सत्ता और सामाजिक हैसियत अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। ठीक है, जैसे आपने ये देखा था। अब है पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए वाले व्यक्ति को समूह। ठीक है, अब आगे ना, चर्च द्वारा वसूले गया जाने वाला ये कर जो कि कृषि उपजाऊ 10वें हिस्से के ही बराबर होता था, ये भी याद रखना। अब ये टाइल क्या है, टाइल जो कि सीधे राज्य से ही अदा करा जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अब आगे बढ़ते हैं, जीने का संघर्ष 1.1 है। ठीक है, फ्रांस में जनसंख्या जो कि 1715 में 2 करोड़ थी, जो कि अब हो गया 1789 में, जो कि बढ़कर 2.8 करोड़ होगी। परिणाम था अनाज उत्पादन में तुलना में उसकी मांग जो कि काफी तेजी से बढ़ी। अधिकार लोगों के कुछ मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, अधिकार कामतर कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थिति तब और बदतर हो गई जब सूखे ओले प्रकोप पैदागार गिर जाते और इससे रोजी रोटी का संकट और पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति को संकट प्राचीन आंदोलन के दौरान फांसी आम थे। ठीक है,
अब पूछा जाएगा कि फ्रांस को लोग जो कि मुख्य उनका भोजन क्या है, मतलब मुख्य आहार क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे कॉपी में कि फ्रांस वाले लोगों को, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनका मुख्य आहार क्या है, मतलब मुख्य भोजन क्या है, पाव रोटी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि जीविका संकट क्या है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जीविका संकट क्या है। ऐसी चरम स्थिति जहाँ जीवित रहने के न्यूनतम साधन खतरे में ही पड़ जाए, इसको ही जीविका संकट कहते हैं। मतलब कि ऐसी स्थिति जहाँ लोग एक पल की रोटियां भी बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, उसी को ही जीविका संकट कहते हैं। ठीक है, तो कॉपी में लिखेंगे जीविका संकट किसे कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी चरम स्थिति जहाँ एक पल की रोटियां खाने में जो कि जुटा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फ्रांस में जनसंख्या जब गिर गई तो कितना हुआ, क्या हुआ। तब लिखेंगे फ्रांस में जनसंख्या गिरी थी 1755 टू पॉइंट करोड़ हो गई थी। ठीक है, 2.3 करोड़ हो गई थी। और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अभी ये देखिए आ नाम, मतलब जिसका नाम हम नहीं जानते, मतलब जिसका नाम हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब आता है उभरते हुए मध्य वर्ग की विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना। ठीक है, अब पहले भी पढ़े, अकाल के समय किसान कारकुन विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास समाज एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियाद बदलाव लाने के लिए संसाधन एवं कार्य नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह के उठाई गई, समूह शिक्षित होकर विचारों के संपर्क किया। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले किसानों ने विद्रोह किया लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी में हम क्वेश्चन लिखेंगे कि इससे पहले किसान ने विद्रोह किया लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अब लिखे क्योंकि उनके पास कार्यक्रम और संसाधन नहीं थे, संसाधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ठीक है, इतना सा आंसर लिख लेंगे बस। ठीक है, कार्यक्रम एवं संसाधन नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बदलाव आए कि 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। ठीक है, जिससे पहले समुद्री व्यापार एवं उनकी रेशमी वस्त्रों एवं उत्पादन के बल संपत्ति अर्जित की। उन्हें उन्हीं रेशमी कपड़ा जो कि ये तो निर्मित किया जाता था तथा समाज में सीमित लोग ही उसे खरीद लेते थे। ठीक है, और जो कि तीसरे स्टेट के लोग सौदागर निम्राद अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशकार लोग भी शामिल थे, जैसे सभी पढ़े लिखे थे। और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के जन्म से ही अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत आधार उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित सामाजिक परिकल्पना जॉन जाग जॉन लॉक एवं दूसरे दार्शनिक ने प्रस्तुत की। ठीक है, जिसे टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नाम है। ठीक है, क्योंकि लोग राजा के देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, चलिए तो इतने इतने में जान लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मध्य वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, मध्य वर्ग कौन से स्टेट को कहते हैं। कॉपी में लिखिए कि मध्य वर्ग किसे कहते हैं और कौन से स्टेट को कहते हैं। मध्य वर्ग जो कि तीसरे स्टेट को कहते हैं, तीसरे समूह के कहते हैं। और किसको कहते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीसरे स्टेट वाले जो लोग थे उसमें कुछ अमीर लोग भी थे, जैसे बताया था वकील हो गया, बड़े व्यवसायी हो गया। ठीक है, ये लोग जो कि जिम्मा उठाते हैं मध्य वर्ग। बोला कि तीसरे स्टेट के पहले समूह जो कि उसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जैसे वकील हो गया, बड़े कर्मचारी हो गए, ये सब। ठीक है, बड़े अदालत वकील ये सब। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा ये लोग शिक्षित लोग थे। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मध्य वर्ग जो कि उनका उदय कैसे हुआ, किस प्रकार ये मध्य वर्ग बना। ठीक है, तो चलिए ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कि तीसरे स्टेट को मध्य वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ से लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक मध्य का उदय जिसका मध्य वर्ग कहा जाए, जिससे फैलते हुए समुद्री व्यापार उन्हीं तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बल संपत्ति अर्जित की तथा उन्हीं रेशमों की कपड़ों का तो निर्यात किया जाता था, समाज में सीमित लोग इसे खरीद लेते थे। ठीक है, तीसरे श्रेणी इन्हें सौदागर निर्माताओं अलावा प्रशासनिक सेवा वकील जैसे पेशा लोग शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जमा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए।
इसका जो कि आंसर आप यहाँ तक ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक ही लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है, कि मध्य वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ, यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। और कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीसरे स्टेज का जो मध्य वर्ग उभर के आया था उनका क्या मानना था, कि जो जन्म से जो कि विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप फर्स्ट स्टेज में अमीर हैं तो होगा कि जन्म से अधिकार नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। सबके लिए जो कि नियम कानून बराबर ही होता है। जैसे हमारे भारत में जो कि नियम कानून पता ही है सबको कि जो कि बराबर ही होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए नियम कानून जो कि बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगला है जो कि यहाँ से पूछा जाएगा कि आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति को समान हैसियत उसकी योग्यता होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों पर विचार आधारित समा, ठीक है। अब ये है परिकल्पना, जोन लॉक, जोन जाक, रूसो जैसी दांती प्रस्तुति और टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। अब आपसे पूछा जाएगा कि रूसो की बुक का क्या नाम है, ये बुक याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि रूसो की बुक का क्या नाम है, तो लिखेंगे टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूसो कौन था, ठीक है। क्वेश्चन में लॉक डाउन करें, कॉपी में लिखे कि रूसो कौन, ये रहा लू, राजा के देवी निरंकुश अधिकार सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है। ठीक है, जो मतलब राजा का जो इतना अधिकार है उसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको ही समाप्त कर देना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अगला आता है, अब अगली बुक का नाम होता है कि मुंतेस्कू, ठीक है। मुंतेस्कू बुक का क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज नामक की रचना सरकार के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका विभाग में की बात कही गई है, ठीक है। मुंतेस्कू बुक का नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज, ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच विभाजन बात की गई है, ठीक है। याद रखेंगे, लिखते चलेंगे कॉपी में। इसके मैं बता दूं कि जो 13 उपनिवेश ब्रिटेन खुद को जो कि आज़ाद घोषित किया था, वह खुशी इस मॉडल की सरकार बनी थी, यही वाला कि कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक है, यही बनी थी, इसी मॉडल की सरकार वहां पर बनी थी, ठीक है। ठीक है, फिर इन्हीं के विचार से कॉफी हाउस में, सैलून, गोष्ठियों में जो कि गरम गरम बस हुआ करती थी, पुस्तकों एवं अखबार के माध्यम से इनका जो कि व्यापार प्रचार हुआ, पुस्तक अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा ताकि जो अनपढ़ लोग भी इसे पढ़ सके। इसी समय लुई सोल्वा द्वारा राज्य के खर्चों के पूरे करने के लिए फिर से कर लगाए जाने लगी, खबर सुनकर विशेष अधिकार व्यवस्था विरोध गुस्सा में बढ़ गए, ठीक है। तो अब क्या होने लगा कि जो लुई सोल्वा था राजा, अब क्या था, वो चिंता में पड़ गया कि लोग मेरे साथ है कि मेरे शक्ति को लोग कम करना चाहते हैं, ठीक है। जो रूसो आया था, जो जाग लूट टूटा जो गवर्नमेंट वाली बुक का, इसमें चाहते थे कि लोग अब राजा की शक्ति है वो अब कम कर दो, ठीक है, और उसको कार्यपालिका न्यायपालिका में बांट दो, ये लोग ऐसा चाहते थे, ठीक है। मोन्टेस्क्यू में ये लिखा था कार्यपालिका न्यायपालिका में बांट दो। तो फिर क्या हुआ कि लोग कई भाषण भी देने लगे, कि जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा थी कॉफी हाउस में सैलून में कई लोग क्वेश्चन गरम गरम भाषण भी देने लगे, और अखबार भी पढ़ने लगा कि जोर जोर से सुनाए जाने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि राजा और बहक गया। तो राजा के पास बोला कि अब भाई मेरा इसमें काम नहीं चल रहा है, बहुत लड़ गया, सैनिक को पैर कर दिया, राजा के पास कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि ताज पहनाया जाता है, राजगद्दी पे बैठाया जाता है, तो राजा के पास कुछ भी नहीं था जो मतलब कि लोगों को सैलरी दे सके, ये दे सके। तो अब राजा के पास तो कुछ बचा नहीं, तो राजा ने क्या कहा कि अब मैंने भाई, अब मेरे को अब कर लगाना है, तो अब कर बढ़ाऊंगा, मेरे पास पैसे आएंगे। तो लोगों ने बुला दिया कर, जो कि तीसरे स्टेट वाले लोगों को बुलाया, ठीक है। और जो कि लेकिन उनको और गुस्सा हो गया कि मेरे कर कहाँ से लाएं इतने। अब राजा क्या करे, राजा के पास जो कि अब पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लाएगा राजा। तो बस, तो तीसरे स्टेट को बुला ले मीटिंग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते ही चलना है, क्योंकि इसके टोटल में 6 पार्ट है, एक पार्ट खत्म हो चुका और अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाकी जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है उसको आप पढ़ लें, ठीक है।
और कॉपी में ज़रूर लिखते चले, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नोट्स बनाते चले, करते चले। एनसीईआरटी में भी मैंने भेज दिया नोट्स, वो भी देख लें आप। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।